ये वीडियो में ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम 1995, ड्यूटी ड्रॉबैक जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म है DBK, और एक एग्जेम्पशन, ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम, बल्कि ड्यूटी रिमिशन स्कीम है ये, कि जो डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम्स के द्वारा दी जाती है। इसी पे आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो जैसे कि बताया मैंने कि ड्रॉबैक DBK शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और ये रूल्स 1995 में इंट्रोड्यूस हुआ था। कस्टम्स एक्ट 1962 के अंडर ये रूल आता है, और ये जो बेनिफिट एक्सपोर्टर्स को प्रदान करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू, सिबिक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और उसके अंडर जो कस्टम डिपार्टमेंट आता है उसके अंदर ये इसका प्राविधान है कि उनको ये अथॉरिटी दी गई है कि ये ड्यूटी बेनिफिट जो है एक्सपोर्ट्स के, ये एक्सपोर्टर को दिया जाए। तो क्या है बेसिकली ये ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम? ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम मतलब बेसिकली दो सेक्शन है इसके अंडर, सेक्शन 74 और सेक्शन 75। तो सेक्शन 74 जो है, ये सेक्शन बात करता है कि जब आप किसी चीज का इंपोर्ट करते हो और फिर वो चीज 2 साल के अंदर आप री एक्सपोर्ट करते हो। री एक्सपोर्ट मतलब किसी कारणवश आपको अगर वो चीज का कुछ क्वालिटी प्रॉब्लम है, कुछ फंक्शनल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो वही जो इंपोर्ट एक्सपोर्टर है उसको आप एक्सपोर्ट करते हो, या फिर 2 साल के अंदर जब एक चीज आई उसके बाद आपने यूटिलाइज किया और फिर आपने सोचा कि फिर आप दूसरे जो ओवरसीज कस्टमर है उसको एक्सपोर्ट करते हैं उस समय में, या फिर आप जो आपको जो इंपोर्ट किया है उसमें आप कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं और वैल्यू एडिशन करके आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। उस समय में अगर ये चीज 2 साल के अंदर आइडेंटिफाई होती है तो आपने जो भी इंपोर्टेड जो भी कंसाइनमेंट है, शिपमेंट है, उसके ऊपर जो ड्यूटी भरी थी वो आपको 90% ड्यूटी जो है वो माफ हो सकती है। उसके स्लैब्स है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कितने पीरियड के अंदर किया तो कितना परसेंटेज आपको मिल सकता है इंपोर्ट ड्यूटी का बेनिफिट, ये मैं आपको शेयर करूंगा। सेक्शन 75 जो है ये है खास एक्सपोर्टर के लिए, कि जो एक्सपोर्टर्स इंपोर्टेड इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स, कंज्यूमेबल जो भी है ये इंपोर्ट करके अपने फिनिश प्रोडक्ट में यूज करते हैं और फिनिश प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, उनके केस में, या फिर जो एक्सपोर्टर इंडिजिनियस गुड्स लेते हैं और इंडिजिनियस गुड्स लेने के बाद अपने फिनिश प्रोडक्ट्स में यूटिलाइज करते हैं और वो एक्सपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरर या मर्चेंट एक्सपोर्टर या सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर जो मर्चेंट एक्सपोर्टर को, इन लोगों को ये ड्यूटी ड्रॉबैक का सेक्शन 75 का बेनिफिट मिल सकता है। अब ये बेनिफिट जो है ये आपको पहले जो था कि जब डिजिटाइजेशन नहीं था उस समय में इसको क्लेम करने के लिए मैनुअल प्रोसेस था और उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कस्टम्स में देना पड़ता था, या IGST जो है पहले एक्साइज, अभी IGST, उसमें आपको सर्टेन डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते थे और फिर आपको इसका जो है कि बेनिफिट मिलता था। लेकिन आप अगर सेक्शन 74 की बात कर रहे हैं तो उसके अंडर के बेनिफिट जो है आपको आज भी उसको आपको प्रॉपरली अप्लाई करना पड़ेगा और फिर आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे और फिजिकली ये
सबमिशन आपको आईजीएसटी अथॉरिटी की तरफ करना पड़ेगा या कस्टम्स के अथॉरिटी की तरफ करना पड़ेगा। बाद में आपको जो भी ड्यूटी ड्रॉबैक का है ये बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें जो ड्यूटी फॉरगॉन है एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट वो आपको मिलेगी। अभी सेक्शन 75 की बात करते हैं कि उसमें शेड्यूल के कंपोनेंट से, मतलब दो कंपोनेंट से, जिसमें एक रेट जो है कि ऑल इंडस्ट्री रेट जो कस्टम्स में डिक्लेयर किया है, ऑल इंडस्ट्री रेट्स की कंसिडर करके कि सर्टन फिनिश प्रोडक्ट जो है अगर हम बना रहे तो उसमें जो इनपुट है उसमें दो पार्ट आएंगे आज के सिनेरियो में। एक आईजीएसटी, और अगर इंपोर्ट किया हुआ गुड्स यूज कर रहे हैं हम तो इसमें आईजीएसटी भी आएगा और कस्टम ड्यूटी भी आएगा। और सिर्फ हम लोकली प्रोक्योर कर रहे हैं तो उसमें आईजीएसटी आएगा। तो इसमें दो पार्ट्स का एग्जाम्पशन है डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल्स यू आर यूजिंग, इंपोर्टेड यूज कर रहे हैं या इंडिजिनियस यूज कर रहे हैं। तो एक पार्ट आता है, जैसा पहले आता था कि एक्साइज का पार्ट, दूसरा आता है कस्टम ड्यूटी का पार्ट। अभी आईजीएसटी का पार्ट और कस्टम ड्यूटी का पार्ट, ये दोनों पार्ट जो है अलग अलग उसमें ऑल इंडस्ट्री जो रेट है उसके शेड्यूल में रहेगा। करेक्ट। तो हमने अगर इंडिजिनियस गुड्स लिया है और उसका क्रेडिट नहीं लिया है तो फिर हमें ड्रॉबैक का जो बेनिफिट है उसके लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं, एक्साइज ड्रॉबैक, आईजीएसटी ड्रॉबैक। अगर हम इंपोर्टेड गुड्स यूज किए तो उसमें आईजीएसटी भी आएगा और कस्टम्स का ड्यूटी भी आएगा, तो दोनों के लिए हम उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो दोनों जो रेट्स है शेड्यूल में के हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे इंडिजिनियस गुड्स किया और हमने गुड्स एक्सपोर्ट किया, सपोज ये पेन है, ये समझो हमने इसके लिए जो लगने वाले जो इनपुट्स है सारे इनपुट्स किए और ये फिनिश गुड्स हमने एक्सपोर्ट किया। तो उस समय में इसमें जो लगने वाले प्लास्टिक ग्रैन्युअल्स है, स्टील मटेरियल है, ये जो है कि इसके वैल्यू पे जो भी ड्यूटी लगी है उसका ऑल इंडस्ट्री रेट ऑलरेडी फिक्स किया हुआ रहेगा अपने ऑल इंडस्ट्री शेड्यूल में। वो अगर आपको लगता है कि वो रेट सही है आपके हिसाब से है, क्योंकि आपको दो तरह का कैलकुलेशन करके एक्चुअल में करना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट्स का जो भी फिनिश गुड्स की क्वांटिटी, आउटपुट की क्वांटिटी है, उसके मुताबिक इनपुट्स की कितनी क्वांटिटी लगी, वेस्ट कितना हुआ, और वेस्ट जो भी है कि वेस्ट कितना हुआ और इनपुट की कितनी क्वांटिटी लगी, और इनपुट पे इनपुट की वैल्यू क्या लगी और उस पर कितनी ड्यूटी आती है। कस्टम्स के इंडिजिनियस यूज किया तो कितनी आएगी, इसका किया इंपोर्टेड किया तो उसमें कस्टम ड्यूटी कितनी बैठेगी और ये कितनी बैठेगी। बेनिफिट जो है सपोज उसका कस्टम्स का और आईजीएसटी का जो इंपोर्टेड का है वो आता है ए, और सिर्फ इंडिजिनियस यूज किया तो उसका आता है बी। तो हम अगर इंपोर्टेड गुड्स यूज कर रहे हैं तो ऑल इंडस्ट्री शेड्यूल में ए का जो क्वांटिटी आता है, सपोज इट्स रेट इज 7%, तो 7% और एक्चुअल में जो ऑल इंडस्ट्री रेट में अगर वो 3% है तो 4% का जो है एक्चुअली आपका वैल्यू से परसेंटेज जो है ये कम हो रहा है। तो इसलिए आप ऑल इंडस्ट्री रेट पे नहीं जाएंगे। करेक्ट, क्योंकि आपका लॉस हो रहा है दोनों मिलके। अगर इंडिजिनियस रेट का जो ड्यूटी अमाउंट है उसकी वैल्यू का प्रोपोर्शन जो है ये 3% आता है या 5% आता है ऑल इंडस्ट्री शेड्यूल में, और आप जब कैलकुलेट करते हो एक्चुअल में उसकी जो ड्यूटी, उसका जो है परसेंटेज 7% आता है, तो आप फिर ऑल इंडस्ट्री की तरफ नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि आपका इसमें लॉस हो रहा है एक्चुअल में। उस समय में आपको एक फैसिलिटी है कि ब्रांड रेट फिक्सेशन, एक ऑल इंडस्ट्री रेट जो शेड्यूल में ऑलरेडी आता है, सभी फिनिश मैक्सिमम जितने भी फिनिश प्रोडक्ट्स है वहां पे डिक्लेयर किया हुआ है, और दो पार्ट है उसके, एक है आईजीएसटी, एक है कस्टम्स। तो ये अगर रेट में बैठ नहीं रहा है, आपको लगता है कि ये रेट कम है, मुझे बेनिफिट कम लग रहा है, तो फिर आपको ब्रांड रेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ब्रांड रेट फिक्सेशन के लिए। और ये रेट्स के लिए आपको सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपके ऑपरेशन शीट लगेंगे,
आपका प्रोसेस शीट लगेगा, वेस्टेज नॉर्म्स लगेंगे, सारा आपको बना के कस्टम में देना पड़ेगा, आईजीएसटी अथॉरिटी की तरफ, जुडिशियल नॉलेज अथॉरिटी की तरफ अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर वो देखने के बाद आपका वेस्टेज नॉर्म्स या इनपुट आउटपुट नॉर्म्स आपको फिक्स करके दे सकते हैं। उसी को फिक्स किया हुआ नॉर्म से उसको जो रेट्स है उसको हम बोलेंगे कि ये ड्रॉबैक रेट्स, तो उसको ब्रांड रेट बोल सकते हैं। तो ड्रॉबैक के बैंड रेट जो है उसको फिक्स करना पड़ता है, और फिक्स करने के बाद जो है कि आपका एक बार वो प्रोडक्ट के बारे में जो उसमें शेड्यूल में था और कम था, या फिर शेड्यूल में नहीं है और आपने नया एस्टेब्लिश किया इसके लिए, तो फिर वो प्रोडक्ट जो है आपने जो एस्टेब्लिश किया हुआ वो भी अगले साल में जो एग्जिम कमेटी वो रिकमेंड करती है कि इनपुट आउटपुट नाम या ड्रॉबैक कमेटी कि ये शेड्यूल में डालो, फिर वो फिर ऑल इंडस्ट्री शेड्यूल में आ जाता है। तो जो भी अगर शेड्यूल में नहीं है तो भी आपने एक बार आईजीएसटी या कस्टम ने अगर वो फ्रीज किया, उसका रेट डिक्लेयर करके आपको उसका सर्टिफिकेट दिया कि इसके इसके आप अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो इसका वेस्टेज नॉर्म इतना रहेगा, इनपुट आउटपुट नॉर्म इतना रहेगा, इतना रेट से आप परसेंटेज से क्लेम कर सकते हो ब्रांड रेट, उसका ब्रांड रेट का और लेटर का रेफरेंस देके आपको फिर ब्रांड रेट शिपिंग बिल में आपको उस तरह का जो है क्लेम करना है। तो दोनों रेट जो है कि ऑल इंडस्ट्री रेट एंड ब्रांड रेट, इसके रेट जो है आप शिपिंग बिल पे अगर उसका मेंशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या है कि आपको उसका जो शिपिंग बिल में आप जब भी आप शिपिंग बिल फाइल करेंगे उसके बाद कुछ दिन के बाद आपको उस उतना जो अमाउंट है परसेंटेज ड्रॉबैक का वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको प्राइमरीली जो भी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पोर्ट्स के जो लिंक है बैंक, क्योंकि हर एक पोर्ट कस्टम्स को एक बैंक लिंक होती है, तो उस बैंक में आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा और उसके डिटेल्स जो है कि ड्रॉबैक शेड्यूल को जो ईडीआई में वो आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी ताकि आपको ड्रॉबैक का जो बेनिफिट है ये डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाए। तो ये हो गया कि ऑल इंडस्ट्री रेट, फिर ब्रांड रेट फिक्सेशन। तो इस तरह से दोस्तों की जुडिशियल अथॉरिटी को हम अप्लाई करके ब्रांड रेट फिक्स करवा सकते हैं। तो बेसिकली सेक्शन 75 का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आपने क्रेडिट नहीं लिया है। आपने अगर आईजीएसटी का क्रेडिट लिया इंडिजिनियस गुड्स में तो आपको बेनिफिट नहीं, डबल बेनिफिट हो जाएगा। आपने इंपोर्ट किया और फिर आईजीएसटी का आपने क्रेडिट लिया तो फिर आईजीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी ड्यूटी जो है कि जो आपका क्रेडिट के लिए एलिजिबल है उसका बेनिफिट लिया आपने तो भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप जब वो बेनिफिट नहीं लेंगे, ओके, क्रेडिट नहीं लेंगे और फिर क्लेम करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। क्रेडिट लेते हैं तो ड्रॉबैक का बेनिफिट नहीं मिल सकता क्योंकि आपने ऑलरेडी क्रेडिट करके वो यूटिलाइज किया, या फिर आपको उसके लिए प्रोपोर्शनेट ड्रॉबैक में आपको दिखा के उसको क्लेम करना पड़ेगा, रिफंड क्लेम, दैट इज रिफंड ऑफ एक्साइज ड्यूटी, रिफंड ऑफ आईजीएसटी। तो ये क्लेम आपको करना पड़ेगा आईजीएसटी का, अगर आप प्रोपोर्शनेट जो है उसकी आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली लोग जो है कि उसका क्रेडिट नहीं लेते और फिर ड्रॉबैक के लिए क्लेम करते हैं। तो दैट इज द वे हाउ टू ऑप्ट फॉर वन टाइम स्कीम। लेकिन ड्रॉबैक के साथ आप ईपीसीजी का बेनिफिट ले सकते हैं। ड्रॉबैक के साथ आप जो है कि दूसरा जो है कि एडवांस लाइसेंस या फिर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। ईपीसीजी को आप क्लब कर सकते हैं, ईपीसीसी को कोई भी लाइसेंस के साथ क्लब कर सकते हैं, लेकिन आप एडवांस लाइसेंस और ड्रॉबैक, एडवांस ऑथराइजेशन और ड्रॉबैक, डीएफआई और ड्रॉबैक, इस तरह का बेनिफिट आप डबल बेनिफिट नहीं ले सकते। तो सेक्शन 74 का हम अगर बात करते हैं कि कितना पीरियड में कितना बेनिफिट मिलता है, तो अगर आप विद इन अ पीरियड ऑफ 6 to 9 months अगर आप करते हैं तो आपको 75% आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 3 months के अंडर करते हैं इसका क्लेम, एक्सपोर्ट करते हैं और क्लेम करते हैं तो 95% आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इसका जो 3 months और 6 months के अंडर करते हैं तो 85% आपको बेनिफिट मिलेगा।
इस तरह से 1 साल के अंदर करेंगे तो 70%, और 1.5 साल के अंदर करते हैं तो 60% बेनिफिट मिलेगा। धीरे 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 बेनिफिट वो एक्चुअली आपका जो इम्पोर्ट ड्यूटी क्लेम का वो कम हो जाता है सेक्शन 74 में, क्योंकि ट्रेसेबिलिटी आपको एस्टेब्लिश करनी, जितने जल्दी आप एक्सपोर्ट करेंगे और ट्रेसेबिलिटी एस्टेब्लिश करेंगे, तब आपको ये सेक्शन 74 का जो बेनिफिट है ये आपको मिल सकता है। तो इस ऑल इंडस्ट्री रेट, ब्रांड रेट किस तरह से ये करते हैं, और जुडिशियल अथॉरिटी के पास क्लेम किस तरह से लॉन्च करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स इसको लगते हैं, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसको लगते हैं वो दोस्तों। फिजिकली जब करते थे तब ये सारे डॉक्यूमेंट लगते थे, लेकिन सेक्शन 75 के लिए रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहले के इंपोर्ट्स के डॉक्यूमेंट लगेंगे, बाद में एक्सपोर्ट के लगेंगे, ट्रेसेबिलिटी लगेंगी, गुड्स का आइडेंटिफिकेशन आपको कोरिलेट करना पड़ेगा, और फिर आपको उसके रिलेटेड ड्यूटीज कितनी आपको क्लेम करनी है वो दिखानी पड़ेगी, कितना का क्लेम है, ये सब आपको प्रॉपरली क्लेम आपको लॉन्च करना पड़ेगा स्टेटमेंट्स देके। लेकिन पहले जो फिजिकली जो इस तरह का डीबीके का क्लेम करते थे, इधर ड्रॉबैक या ब्रांडेड फिक्सेशन में, उस समय में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते थे, और वो भी ट्रिप्लिकेट कॉपी में एक्चुअली क्लेम करना पड़ता था। कॉपी ऑफ आपका बिल ऑफ एंट्री लगती थी, बाकी शिपिंग बिल लगती थी, प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स लगते थे, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इस तरह का जो है कि आपको सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते थे। उसके बाद अथॉरिटी जो है ये सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको ब्रांड रेट या ऑल इंडस्ट्री रेट पे उसका बेनिफिट वो एक्सटेंड करते थे जुडिशियल अथॉरिटी। अभी तो डिजिटाइजेस हो गया है, इसलिए आपके अकाउंट में डायरेक्ट उसका क्रेडिट होता है। तो ऑनलाइन प्रोसेस हो गई है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ता है जो भी क्लेम है सेक्शन 75 के अंडर का, शिपिंग बिल में दिखाना पड़ता है, बाद में ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। उसकी क्रेडिट होने के बाद जो भी है उसको आपको अगर आप का नंबर सही है तो आपको इंटीमेशन भी आ जाता है उसका। तो जैसा डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है वैसा वैसा ये फीचर जो है डिजिटाइजेशन के सभी बढ़ रहे हैं, ताकि आपको सभी का मैसेजेस प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों ये सारी बातें हमने आपसे शेयर की कि आपको अगर और डिजिटाइज वे से अगर आपको क्लेम प्राप्त करना है तो आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स देने पड़ेंगे, कस्टम सीडीआई में सबमिट करने पड़ेंगे, वहाँ रजिस्टर करने पड़ेंगे, और वे आपको बताना पड़ेगा कि आप एनईएफटी से चाहेंगे या अदर वे से ट्रांसफर चाहेंगे, आरटीजीएस से चाहेंगे या दूसरे वे से चाहेंगे, वो सब आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा बैंकिंग इसमें, और फिर आपको ये अमाउंट जो है उसका क्रेडिट हो सकता है। तो दिस इज एक्चुअली द ड्यूटी रिमिशन स्कीम, बेनिफिट गिवन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, सिविक कस्टम्स, और इस तरह से उसका फंक्शन होता है। मुझे लगता है कि ये वीडियो हमने इसमें सारी बातें आपको कवर की है। इसके बाद भी आपको अगर इस बारे में कुछ क्वेरी है, कुछ आपको डाउट्स है, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, हमें ईमेल भी भेज सकते हैं, उसके अलावा हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको और कुछ डाउट्स है तो आप हमारे चैट मैसेंजर पे जाके भी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव आप हमें क्वेरी लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन भी दबाना, ताकि इस तरह के वीडियो जो है आपको बार बार मिलते रहेंगे।